टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे इस बार जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब, आपको दो तीन काफ़ी खास बातें बताने वाले हैं जिससे अब तक शायद आप वाकिफ़ नहीं होंगे, इसलिए इस शो में कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले इस शो में ख़ास तौर से कि बच्चों के नाम पर आए इनकम टैक्स नोटिस का क्या है असली मामला, कैसे दें इस नोटिस का जवाब। साथ ही ये भी बताएंगे EIS फॉर टैक्स पेयर्स ऐप जो इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया है वो आपके पास होना क्यों है ज़रूरी, और एजुकेशनल कारोबार के लिए GST फाइलिंग के क्या है नियम। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो कि कई इनकम टैक्स पेयर्स या कहें सभी इनकम टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी आसान कर दिया इनकम टैक्स विभाग ने एक कदम उठा करके। वो कदम है कि EIS फॉर टैक्स पेयर्स करके एक ऐप इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया है, इसको लॉन्च किया है। और जब शुरू में आया तो मुझे लगा कि पता नहीं ये ऐप, और जब हम कंप्यूटर पर देख ही लेते हैं EIS तो फिर ऐप पे क्यों जाए। लेकिन कोहली साहब से मेरी बातचीत हो रही थी तो कोहली साहब ने बताया कि नहीं, ये बड़े काम का चीज़ है और इसको आप मोबाइल पर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोहली साहब ने अपने मोबाइल पर रख भी लिया है और मैं भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड करने जा रहा हूँ। कोहली साहब, क्या अंतर दिखा आपको? बहुत फ़र्क है लक्ष्मण, क्योंकि AIS आईना इसे समझिए, मैंने इसका नया, इसलिए आईना को अपने फ़ोन पे रख लिया। बिल्कुल बिल्कुल आईना, क्योंकि आपके सारे लेखा जोखा आपका उस पर रहता है। और हम सब जानते हैं AIS क्या क्या ट्रैप करता है, आपकी शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, फॉरेन रेमिटेंसेस, पूरा आपका इनकम और एसेट प्रोफाइल एक तरह से AIS पर रहता है। और अब इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इसकी रेलेवेंस भी बढ़ती जा रही है, इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है। तो आयकर विभाग ने सोचा कि क्यों ना इसको एक प्रेस ऑफ द बटन पे ले आए। तो इसकी ऐप बनाई गई, जैसा कि आपने कहा, AIS फॉर टैक्स पेयर्स। आप डाउनलोड करिए, सारे एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। और इसमें डाउनलोड करने के बाद हमें लॉगिन करने के लिए क्या मेरा पैन चाहिए होगा? जी बिल्कुल, पैन चाहिए होगा। और उसके बाद एक OTP आएगा, और उसमें वो OTP दो जगह आएगा, आपके मोबाइल पर भी आएगा और आपके ईमेल पर भी आएगा, दोनों जगह अलग अलग आएगा। उसको करिए और आपका ऐप चालू हो जाएगा। तो जिस मोबाइल पे हमने डाउनलोड किया है उसी जो नंबर इनकम टैक्स विभाग के पास है उसी नंबर पर डाउनलोड करना जरूरी है? जी जी, उसी नंबर से आप करेंगे, क्योंकि आपका लिंक नंबर वही है। और आप जैसे डाउनलोड करेंगे OTP आएगा, OTP आप डालिए और आपका AIS एक्टिव हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हाँ, वही मैं जानना चाहिए, ये जो ऐप डाउनलोड कर लिया हमने, ये किस तरीके से टैक्स पेयर्स के लिए मददगार होगा, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिहाज से? देखिए, ऐप का रेलेवेंस हम समझे तो अभी तक जैसा आप कह रहे थे कि आप कंप्यूटर पे अपने सिस्टम में जाके लॉगिन करके आप AIS को देखते थे, पर अगर आपके प्रेस ऑफ द बटन पे वो आ जाएगा तो आप किसी भी समय अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं। और हम सब जानते हैं AIS समय समय पर अपडेट होता रहता है, क्वार्टरली खासकर ये अपडेट होता रहता है। तो आप उसको कभी भी अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं। और AIS का लक्ष्मण, जितना डिपार्टमेंट को फायदा है कि टैक्स इवेजन को चेक करने में काम आता है, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ टैक्स पेयर को फायदा है, क्योंकि हम लोग जब साल में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ भूल जाते हैं। और ये नहीं कि जानबूझ के कोई टैक्स पेयर AIS में आए हुए आइटम को अपनी इनकम से अलाइन नहीं करेगा या रिटर्न में दिखाएगा, कई दफ़े अनजाने में भी भूल जाता है। तो अगर आप उसको प्रेस ऑफ द बटन से करते हैं, और एक बहुत बड़ा फायदा जो इसमें दिया गया है ऐप में, कि आपके वहाँ जो ट्रांजैक्शन आ रहा है उसको आप अग्री या डिसअग्री भी कर सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए किसी और का ट्रांजैक्शन उसमें दिख रहा है, अक्सर शिकायत आती है कि ये तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो आप वहीं पर ऐप से ही उसको डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं एक शॉर्टकट AIS को देखने का और AIS पे अग्री डिसएग्री करने का टैक्स पेयर्स के लिए बहुत। और आप देखिएगा जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखेंगे कि इस ऐप के बिना लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि मोबाइल पर रहेगा तो जब भी आपके पास समय है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास टाइम है 2 मिनट का चेक कर लिए कुछ गलत तो नहीं आ गया जिससे हम सहमत नहीं होते हैं, तो ये एक काफ़ी फ़ायदेमंद है और सुविधाजनक भी रहेगा। इसको देखते रहिए, इससे गलती से ज़्यादा टैक्स की देनदारी अगर बन जाती है तो सुधारने का आप मौका भी दे सकते हैं अपने आप को भी और इनकम टैक्स विभाग को भी। तो इस ऐप को डाउनलोड करिएगा, मैं भी डाउनलोड करूँगा, और कोई दिक्कत आएगी तो फिर कोहली साहब को पकड़ा जाएगा। कोहली साहब, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला कॉल हमारे पास दिल्ली से आया है, लोकेश नेहरा जी का फोन है। लोकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हेलो सर। हेलो, मैं कैसे हैं सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मेरा क्वेश्चन GST से रिलेटेड था। जोर से बोलेंगे, आवाज बस। जी जी, हाँ। मेरे कोचिंग सेंटर है सर, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। और उसकी जो टर्नओवर है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था 30 मार्च को, तो तब मैंने देखा कि उसकी जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर जा चुकी है। और पहले ये तक कि मेरी एजुकेशनल सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती हैं GST में, तो मैंने GST नंबर लिया हुआ नहीं था। अच्छा। अभी जो उसने की मेरे को एक फ्रेंड ने
इन्फॉर्म किया कि जीएसटी नंबर मुझे ले लेना चाहिए। तो उसी में कंफ्यूज था कि मुझे जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए, कंपलसरी है ऐसा कुछ। ये इनका 30 मार्च 2023 से जैसा बता रहे हैं कि टर्नओवर 20 लाख के पार हो चुका है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। इनको ऐसा है कि एजुकेशन प्रोवाइडर है तो हम नहीं दें, जरूरत नहीं है। जी हाँ लोकेश जी, देखिए ये बात सच है कि एजुकेशन पर जीएसटी नहीं है, परंतु बहुत ज़रूरी है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये एजुकेशन में एग्जाम्प्ट आते हैं, पर जो ये निजी कोचिंग है, जो प्राइवेट कोचिंग जिसको हम कहते हैं, ये जीएसटी की दायरे से बाहर नहीं रखा गया है। तो लोकेश जी, आपका क्योंकि आपने कहा 31 मार्च को 20 लाख पार हुआ है, 30 दिन का समय होता है जब आप थ्रेशोल्ड को पार कर जाते हैं, तो अभी आपके पास समय है 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेके। और अब आपके स्टूडेंट्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, अब जो भी आप फीस उनसे चार्ज करेंगे उस पर आप 18% उसके ऊपर लगाएंगे, तो आपकी थोड़ी सी कोचिंग महंगी हो जाने वाली है, पर कानून का पालन करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए अब आप आगे से 18% चार्ज करके और बाकायदा जमा करेंगे, जैसे एक आम जीएसटी ट्रेडर ट्रेड करता है, आपको उसी प्रकार इनवॉइस रेज करनी पड़ेगी, चार्ज करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। थोड़ी सी सिरदर्दी है, पर कानून का पालन करना अच्छी बात है। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एजुकेशन प्रोवाइडरों के लिए जीएसटी के तहत नहीं आते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं तब लगता है। तो मुझे एक सवाल आया कि कई सारे संस्थानों को मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, उनके फ्रेंचाइजी के तौर पे क्लासरूम रहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उनका क्या नियम है? देखिए, अगर वो उसी यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन की तरह काम कर रहे हैं, मतलब उसी यूनिवर्सिटी का रिकॉग्नाइज कोर्स चला रहे हैं, जैसे कोई ग्रेजुएशन का कोर्स है, किसी को ऑथराइजेशन दिया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, अगर मैं आपकी बात पे सीधा बोलूं तो फिर तो नहीं लगेगा। पर अगर प्राइवेट कोचिंग है, लोकेश जी के बात से लगा है, कोई प्राइवेट कोचिंग हो सकता है, इंजीनियरिंग की, मेडिसिन की, तैयारी कराते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, किसी चीज की कोचिंग देते होंगे, तो वो क्योंकि अगर मान्यता प्राप्त होगा यूनिवर्सिटी से फिर नहीं लगेगा। पर अगर प्राइवेट है और कोचिंग है, तैयारी करा रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, तो लोकेश जी अब आपके ऊपर जीएसटी लगेगा। पर लक्ष्मण, इसमें अच्छी बात ये देखेंगे लोकेश जी, एक बड़ा कोचिंग सेंटर है, ये भी एक इंप्रेशन लोगों को मिलता है बिल्कुल। और मुझे लगता है कि लोकेश जी के सवाल के जवाब देने के साथ कई ऐसे लोगों की शिकायतें दूर हो गई, जो मुझे कई बार मैसेज करते थे कि आप जीएसटी के सवाल काफ़ी आखिर में लेते हैं, आप बहुत कम लेते हैं, हमने शो की शुरुआत में जीएसटी जुड़ा सवाल ले लिया। तो अब इस दिक्कत होनी चाहिए, आप लोग सवाल भेजिए, जवाब हम लोग देंगे शो में और प्रमुखता के साथ देंगे। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं, जो हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं जितेंद्र कुमार सिंह साहब। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने हमें सवाल भेजा हमारे शो में। बताइए क्या उलझन है आपकी? लक्ष्मण जी और कोहली जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और कोहली जी जो बराबर टैक्स की उलझनों को आसान भाषा में समझाते रहते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू जी। मेरा प्रश्न है जी। हेलो। हाँ जी, बताएं, आपकी आवाज आ रही है, क्या सवाल है आपके? मेरा प्रश्न है, मेरे म्यूचुअल फंड के यूनिट का रिडम्पशन 31 मार्च को हुआ जी, और रिडम्पशन अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में 3 अप्रैल को क्रेडिट हुआ जी। तो कैपिटल गेन किस फिनेंशियल ईयर में दिखाया जाएगा? ठीक है, बड़ा दिलचस्प मामला है ये। हाँ, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया जब तक पैसा आपके बिल्कुल पास आया। बॉर्डर लाइन पे जो केसेस होते हैं। जी हाँ जितेंद्र जी, देखिए आयकर में नियम ये कहता है कि एक्रूड या रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, यानी कि आपका ड्यू हुआ या आपको आया, दोनों में से जो पहले। तो क्योंकि आपका 30 मार्च को आपने कहा या 31 मार्च को एक्रू हो गया था, तो वो पिछले साल में ही जाएगा, मतलब जिस साल को 31 मार्च को वो साल खत्म हो रहा है उसी साल में उसको माना जाएगा, उसी साल में आप उसको लीजिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जब उसका अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो आप सेक्शन 112A का भी बेनिफिट 1 लाख का ले रहे हैं। अगर डेट म्यूचुअल फंड है, लॉन्ग टर्म है, 31 मार्च तक तो आपको पता है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट भी मिलता है, वो सब आप ले, पर ये जाएगा 31 मार्च से पहले ही, रिसीव भले ही कभी भी हुआ। तो ये सिर्फ जितेंद्र जी के लिए नहीं, बल्कि ऐसे कई सारे दर्शक होंगे जिनके मन में दुविधा होगी, दुविधा साफ कर दिया जाए। जिस दिन रिडीम हुआ उस दिन से कैलकुलेट होगा आपके खाते में, भले अगले फाइनेंशियल ईयर में आया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे अगर आपके बच्चे के नाम से आया इनकम टैक्स का नोटिस तो क्या है माजरा और कैसे दें उसका जवाब, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे एक मेगा फुटवेयर कंपनी के बारे में, यानी कि बाटा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि बाटा शायद इंडियन ब्रांड है, लेकिन एक्चुअल में वो इंडियन ब्रांड नहीं है। वो एक चेकोस्लोवाकिया बेस्ड कंपनी है जिसकी इंडियन सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड भी है। बाटा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये थॉमस बाटा ने शुरू की थी। 130 साल पुरानी कंपनी है जिसकी एग्जिस्टेंस इंडिया में आप देख रहे हैं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत हुई थी जब एक बारी थॉमस बाटा साहब इंडिया में आए थे अपना रॉ मटेरियल सोर्स करने के लिए। इसमें रबर, लेदर जैसी कुछ चीज़ें थी जिसको वो सोर्स करने के लिए इंडिया आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक बड़े जत्थे को बिना फुटवेयर के इंडिया में देखा था। तो उनको एक आइडिया आया कि यहाँ पर भी बड़ी मार्केट कैप्चर की जा सकती है, जो कि उन्होंने कैप्चर की भी और आज देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे बाटा शुमार भी है। तो बाटा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके सामने, आगे भी कुछ और फैक्ट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पर शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब करीब 15 करोड़ डॉलर का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब करीब 2.25 लाख करोड़ डॉलर, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंकरप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी के आसपास है। तो इस तरह के रिवाइवल यानी कि बुरा दौर कभी भी बदल सकता है और अच्छा दौर कभी भी आ सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब वैसे तो बड़े बुजुर्ग कई सारे सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन मैं सोचा इस पर क्यों नहीं बच्चों से जुड़ा सवाल लिया जाए, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि उनके पास इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आया है, लेकिन ये नोटिस जो है उनके बच्चे के नाम पर है। ऐसा कैसे संभव है? जी हाँ, लोग हैरान हो रहे हैं इसीलिए कि बच्चे तो टैक्स पेयर्स नहीं होते, उनकी रिटर्नें नहीं जाती हैं, तो भला आयकर विभाग ये बच्चों का नाम क्यों निकाल के ला रहा है। जी हाँ, उसके पीछे बहुत मजबूत कारण है और कारण ये है कि खासकर उन बच्चों को आ रहे हैं जिनके माता पिता ने बच्चों के बैंक अकाउंट से पैसा देश से बाहर भेजा। हम सब जानते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS बोलते हैं, जिसके अंतर्गत $2.5 लाख हर भारतीय भारत से बाहर एक साल में भेज सकता है। तो क्या हुआ कि कुछ ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ ने एजुकेशन के लिए, कुछ ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने अकाउंट से भेजने की बजाय बच्चों के अकाउंट से बाहर भेजे। अब जो इनकम टैक्स का ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें वो बच्चों के अकाउंट रेडार में आ गए, क्योंकि RBI से वो लिस्ट आती है जिन अकाउंट से पैसे बाहर गए। तो वो नोटिस बच्चों के नाम से आए, क्योंकि बच्चों के नाम से भेजने से क्या फायदा है? बच्चों के नाम से भेजने का फायदा है कि बच्चों की कोई इंडिपेंडेंट इनकम तो होती नहीं है। तो भाई अगर मान लीजिए $2 लाख बच्चे के अकाउंट से जा रहा है, तो लाजमी बात है आपके मन में सवाल उठेगा, भाई ये पैसा बच्चे का तो है नहीं, तो उनके माता पिता का है, बच्चों की जिम्मेवारी तो माता पिता की है। तो माता पिता को लक्ष्य रखते हुए नोटिस भेजे गए हैं, है बच्चे के नाम से, क्योंकि बैंक अकाउंट बच्चे के नाम के था। और मैं समझता हूं लक्ष्मण कि ये माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सीधा उनके ऊपर ये बात आती है
और अगर आप बच्चे के अकाउंट से मान लीजिए भेज रहे हैं जानबूझ के और किसी के मन में थोड़ी सी शरारत भी है कि वो उसको नहीं दिखाना चाहते, ऐसा संभव है नहीं। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपको जो शेड्यूल FA होता है इनकम टैक्स रिटर्न में फॉरेन एसेट्स वाला, उसमें अगर आप नहीं दिखाते तो 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी है। अगर आप 10 लाख रुपए तक की ब्लैक मनी लॉ के अंडर पेनल्टी है। तो मुझे लग रहा है बच्चों को शील्ड बना के, बच्चों की आड़ बना के माता पिता को मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आप अगर बच्चों के अकाउंट से भेज रहे, कोई हर्ज नहीं है भेजने में, पर उसको आप अपने अकाउंट्स में, माता या पिता के अकाउंट में उसको रिफ्लेक्ट करें, बिल्कुल रिफ्लेक्ट करें। 18 साल से कम उम्र के हम सब जानते हैं बच्चों के। अब मान लिया नोटिस आ ही गया, जो गलती करनी थी कर दी, तब नोटिस का जवाब कैसे? अब नोटिस आ गया है तो साहब आपको ये बताना पड़ेगा कि बच्चों के अकाउंट से जो पैसा भेजा गया है वो असल में वो पैसा किसका, और ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि AIS में रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसको मैं आईना इसे समझिए कहता हूं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अब आपको उसके जवाबदेही के लिए तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए जैसा मैंने कहा $2 लाख अगर भेजा है लक्ष्मण, तो $2 लाख का सोर्स क्या है, वो पैसा आपकी इनकम में से निकला है कि नहीं निकला है। मतलब अगर मैं आम आदमी की भाषा में कहूं तो पैसा वाइट का है कि नहीं, जैसे आम भाषा में कहा जाता है, तो उस पैसे को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका सोर्स बताना पड़ेगा, किस पर्पस के लिए भेजा है। वो तो आपकी खैर रेमिटेंस स्टेटमेंट में ही आ जाएगा, पर पूरी तरह से जवाबदेही पेरेंट्स की बनती है। तो चलिए, अगर आप ऐसा करते हैं, बच्चों के अकाउंट से पैसा भेज रहे हैं, तो पहली बात, इससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला इनकम टैक्स विभाग का। अगर आपने भेज भी दिया तो आपको अपने रिटर्न में दिखाना होगा। और अब चूंकि नोटिस आ गया तो नोटिस का जवाब कैसे दें, कोहली साहब ने बता दिया। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें लिखिएगा, हम और कंफ्यूजन को विस्तार से दूर करेंगे। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर के पास, जो गाजियाबाद से है, हरीश जिंदल साहब। जिंदल साहब नमस्कार। नमस्ते साहब। बताएं सर, क्या सवाल आपके पास? सर मेरे क्वेश्चन जो है जी, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड है। ठीक है। मैंने कुछ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल किए हैं जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका ट्रीटमेंट एज ए डेट इंस्ट्रूमेंट होगा या एज ए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। चलिए जिंदल साहब, पहले तो आप अपने गले का ख्याल रखिए, मुझे लग रहा है आपको थोड़ी खांसी हो रही है, उसका ख्याल रखिए। जी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, क्योंकि उसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। मैं आपको बता देता हूं कि 8 साल का होता है लक्ष्मण, हम जानते हैं। अगर आप इसको 8 साल बाद यानी कि मैच्योर होने पर रिडीम करेंगे तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पर अगर आप 5 साल बाद एक ऑप्शन दी जाती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टर को कि आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप 5 साल बाद करेंगे तो फिर कैपिटल गेन लगेगा, पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगर मैं कुल मिला के आपके सवाल का सीधा जवाब दूं तो इसको आप डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। हालांकि डेट इंस्ट्रूमेंट आपको पता है अब अगले साल से उस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट हट चुका है, पर हाँ सैद्धांतिक रूप से वो आप उस पे ले सकते हैं। 5 साल से ऊपर अगर आप बेच के एग्जिट कर रहे हैं या जब भी आप एग्जिट कर रहे हैं तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह लेंगे। 8 साल बाद नहीं होगा, पूरी तरह से कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। जो ब्याज आता है 2.5%, वो हर साल आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना होगा। हरीश जी, चलिए हरीश जी, आपके सवालों का जवाब मिल गया, ऐसा उम्मीद करूं मैं। मैंने बॉन्ड मार्केट से खरीदे हैं और वो मैच्योरिटी तक मैं रखता हूँ जी, तो उस पर क्या कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? जी नहीं, अगर आप मैच्योरिटी तक हरीश जी रखते हैं तो उस पर नहीं लगेगा। यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि अगर आप मैच्योरिटी के बाद उसको एनकैश करेंगे तो आपके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आपके लिए ये खुशखबरी है। ठीक है हरीश जी, दुविधा दूर हो गई। मैंने कहा चाहे वो इनिशियल अलॉटमेंट में गवर्नमेंट के थ्रू लिए हाँ हो, जी, उससे फर्क नहीं चाहे मार्केट से परचेज किए हो। जी जी जी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैच्योरिटी आपके हाथ में होती है तो नहीं लगेगी। हरीश जी, लगता है बहुत रिसर्च किए हुए, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी तरह से निश्चिंत होना चाहते हैं। पूरी तरह से निश्चिंत होना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि कोहली साहब का जो जवाब है आपको पूरी तरह संतुष्ट कर दिया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा। चलते हैं अब जयपुर, जहां से गोविंद सिंह गहलोत साहब का सवाल आया है। इन्होंने दरअसल ईमेल भेजा है और ईमेल में ये कहना चाहते हैं कि इनकी 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियां US सिटीजन हैं और ये पेरेंट्स अपना जाते रहते हैं US बार बार। US जाने के लिए करीब 6 महीने की फॉरेन ट्रेवल इंश्योरेंस लेते हैं और जिसका कुल खर्च इनको 50,000 रुपये बनता है। और सीनियर सिटीजन के लिए खर्च 80C में शामिल है या इनकम टैक्स एक्ट 61 में इसके लिए अलग प्रावधान, ये जानना चाहते हैं। बदकिस्मती से लक्ष्मण, ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए कहीं कोई ऐसा सेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो बेटियां हैं दोनों, उनके लिए ट्रैवल करिए, आप जरूर जाइए उनसे मिलने। पर ट्रैवल इंश्योरेंस को कहीं आप आयकर में, इनकम टैक्स में उसका डिडक्शन नहीं ले सकते। हाँ, बेटियां आपके अगर टिकट आपको भेज देती हैं तो वो एक तरह से गिफ्ट माना जाएगा। इंश्योरेंस वो पे कर देती हैं तो गिफ्ट माना जाएगा। पर आपने अगर खर्च किया है ट्रैवल इंश्योरेंस पे
तो उसमें कहीं वो आयकर में डिडक्शन उसमें नहीं मिला। तो सेक्शन 80C का जिक्र क्यों कर रहे हैं? कुछ कंफ्यूजन नहीं, है? 80C उनको लगता है कि इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस आता है 80C की लिस्ट में, तो वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। मैं इनको बताना चाहूंगा उसमें ये ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं कवर होता है। तो बिल्कुल इसमें साफ हो जाइए कि इंश्योरेंस जो लेते हैं आप, उसका कोई यहाँ पे इनकम टैक्स में छूट आपको नहीं मिलेगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद टैक्स से जुड़ी और भी उलझनों को दूर करें, कहीं जाइएगा नहीं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेके 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और अगला सवाल लेते हैं आगरा से, जो कि सौरभ जैन साहब का आया है। इन्होंने ईमेल भेजा है और दरअसल ये एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो कई लोग इस तरह के तरीके अपनाते हैं, वो है दरअसल पीपीएफ अकाउंट को लेकर के। एक पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है और ये जानना चाहते हैं कि एक पीपीएफ अकाउंट अगर बैंक में खुलवा लिया जाए और दोनों में पैसा जमा कराया जाए तो क्या हम दोनों का फायदा उठा सकते कि नहीं उठा सकते, मोटे तौर पे ये जानना चाह रहे हैं। तो ऐसा होता है क्या? लक्ष्मण, पहले हुआ करता था। जब सारा मैनुअल रिकॉर्ड होता था, लोग एक बैंक में खुलवा लिया, बल्कि एक दो बैंकों में खुलवा लिया, दो पोस्ट ऑफिस में खुलवा लिया। तो क्योंकि मैनुअल था तो सरकारी एजेंसीज के लिए भी बहुत मुश्किल होता था ट्रैक करना कि भाई इनका कितनी जगह अकाउंट है। पर अब क्योंकि ये सारा डिजिटल इकोनॉमी का एक और लाभ है, अब जैसे ही आप दूसरा अकाउंट खुलवाएंगे, खुलवा सकते हैं आप अकाउंट, चाहे आप 3 खुलवा लीजिए, पर उसमें
1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा आप नहीं जमा करा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वो अगर कोई कराता है तो सिस्टम अपने आप बता देता है और वो ट्रैक करके आपका हाथ रोक दिया जाता है दूसरी जगह जहां फालतू जमा करा रहे हैं, या आपको उस पर ब्याज नहीं दिया जाता है। ऐसा हो जाता है कि फिर उस पर 1.5 लाख से ऊपर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। तो अब ये नए डिजिटल सिस्टम में साहब ये संभव नहीं है। टोटल डिडक्शन एटीसी में भी 1.5 लाख की है और आप जमा भी 1.5 लाख तक ही कराइए, उससे फालतू कराने का कोई फायदा नहीं है। वो गैर कानूनी भी है और उस पर आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा। तो ये दरअसल दो अकाउंट खुलवाना कोई गलत काम नहीं है। अकाउंट खुलवाना कोई खुलवा गलत काम, जी। लीजिए, लेकिन टोटल आप 1.5 लाख से ज्यादा किसी एक फाइनेंशियल में उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। कर भी देंगे तो वो आपको तो ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा और इनकम टैक्स का जो रिलीफ है वो भी आपको नहीं वो मिलेगा। भी उतना ही मिलेगा। तो बिल्कुल इसमें सौरभ जी साफ है। तो 2 अकाउंट खुलवाने से कोई फायदा है नहीं। अगर आप खुलवाना चाहें तो अलग बात है, लेकिन ये जो कोई चाहते हो कि 2 अकाउंट खुला कर दोनों जगह 1.5 लाख रुपए जमा करके इनकम टैक्स बेनिफिट ले लेंगे, तो ये संभव नहीं है। एक सवाल हमारे पास आया नवीन जी का। दरअसल नवीन अग्रवाल हैं, डॉक्टर नवीन अग्रवाल हैं, लुधियाना से हैं और ये भी फ़ोन पे सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। ये ईमेल के जरिए सवाल इनका है और दरअसल ये 100% दिव्यांग है, इनको दिखने में दिक्कत होती है और ये सरकारी ऑफिसर हैं और जुलाई 2022 में पंजाब सरकार में सरकारी ऑफिसर के पद से रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, रिटायर्ड ऑफिसर है। इनके पेंशन जो आती है वो इनकम टैक्स के 30% के ब्रैकेट में आती है। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या वो नई टैक्स रिजिम को चुन लें तो क्या सेक्शन 80U के तहत इनको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगी? जी हाँ डॉक्टर नवीन, 80U में जो लोग दिव्यांग हैं उनको एक विशेष लाभ दिया जाता है। 100% तक होता है। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कितने परसेंटेज है उस पर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर साहब इसमें क्योंकि आप न्यू रेजिम चूज करना चाहते हैं, तो न्यू रेजिम आप जानते हैं उसकी तो पूरी की पूरी मंशा यही है कि चैप्टर 6 से कि कोई भी डिडक्शन ना दी जाए। तो 80U की डिडक्शन भी उसमें नहीं मिलेगी। मेरी आपको सलाह ये है, आप न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम एक दफ़े चेक कर लें, क्योंकि आपका अंततः लक्ष्य तो यही है कि आपका टैक्स कम हो। तो हो सकता है आपको न्यू रेजिम में टैक्स वैसे ही कम आ जाए। और मैं इनको ये भी बता दूं, अगले साल से यानी कि 1 अप्रैल जो अब अगला साल जो साल चल रहा है, इस साल से तो क्योंकि वो 7 लाख लिमिट कर दी गई है तो हो सकता है आपका तो वैसे ही 0 टैक्स हो जाए। तो पिछले साल में भी अगर समस्या है तो आप 80U और न्यू रेजिम को एक दफ़े कंपेयर कर लें और देखें। बाकी 80U प्रिंसिपली आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं तो 80U का बेनिफिट उसमें नहीं मिलेगा अगर आप न्यू रेजिम को ऑप्ट करते हैं। और बिल्कुल एक बात और साफ कर दूं कि न्यू रेजिम अब आपको ऑप्ट नहीं करना है। न्यू रेजिम अपने आप ऑप्ट किया हुआ दिखेगा बाय डिफॉल्ट। अगर आपको पुराने में जाना है तो आपको बताना होगा कि हम पुराने में जा रहे हैं। सही है जी बिल्कुल डिफॉल्ट। चलिए, तो इसका भी ख्याल रखें। सिर्फ नवीन जी नहीं बल्कि सारे दर्शकों के लिए बहुत काम की चीज़ है, भूल मत जाइएगा, वरना फिर आप ऑटोमेटिक न्यू रेजिम में माने जाएंगे। चलिए कोहली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपना सवाल जब भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।